10वीं जमात पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। वालिद साहब को बेटी के गम ने वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। मैं उनकी बड़ी दिलजोई करता, मगर बेटी के कत्ल का मंजर वो न भूलते थे, न मैं ही भूल सका था। वक्त गुजरता गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने बीए पास कर लिया और एक कारखाने में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। उस जमाने में मुजाहिदीन कश्मीर की तहरीक अपने उरूज पर थी। भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अपनी फौजें भेजकर वहां कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के इशारे पर कश्मीरियों पर तरह तरह के जुल्म सितम तोड़ रही थी। कश्मीरी मुजाहिदीन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा था। औरतों को अगवा किया जाता। हुर्रियत परस्त कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें शहीद किया जा रहा था। वालिद साहब ये सब कुछ अखबारों में पढ़ते तो उनका चेहरा शोले की तरह तमतमाने लगता। वो बहुत कमजोर हो गए थे, मगर मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन पर इंडियन फौजियों के जुल्म सितम की खबरें पढ़कर वो सीने पर हाथ मारकर कहते, मरने से पहले मैं जहाद कश्मीर में जरूर हिस्सा लूंगा। ऐ खुदा, मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं मकबूजा कश्मीर में जाकर मुजाहिदों की शाना बशाना काफिरों के खिलाफ जहाद करूं। एक रात वो दुकान बंद करके घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, मियाँ जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वालिद साहब ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बिठाया और कमजोर आवाज में कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। सर्दियों की रात थी। घर में नौकरानी होती थी जो घर की सफाई वगैरह के अलावा खाना भी तैयार कर देती थी। वालिद साहब चारपाई पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गए। मैं उनके लिए चावल थाली में डालकर लाया तो उन्होंने हाथ के इशारे से चावल वापस ले जाने को कहा। मैं दूसरी चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। वालिद साहब मुझे आवाज दे रहे थे। मैं जल्दी से उठकर उनके पास चला गया। उनका कमजोर चेहरा जर्द पड़ गया था। ऐसा लगता था जैसे बदन में खून बिल्कुल नहीं है। मैं घबरा सा गया। वालिद साहब ने आहिस्ता से कहा, मैं कुलसूम को ना बचा सका, मुझे इसका बड़ा गम है। मैंने उनका कमजोर ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मियाँ जी, अल्लाह को यही मंजूर था, आप गम न किया करें। वालिद साहब ने जैसे मेरी बात बिल्कुल न सुनी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर मेरा बाजू पकड़ लिया। उनके हाथ की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर बड़ी सख्त थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें भी मरना है, मगर मेरी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मत मरना। कश्मीर के जिहाद में काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद होना, मुझे दफन करने के बाद अमृतसर जाना। वालिद साहब ने फतेह शाह बुखारी के मज़ार के मतवल्ली का नाम लेकर मुझे हिदायत की कि मैं मज़ार के शाह जी से जाकर मिलूं। वो मुझे जहाद कश्मीर के मैदान जंग में पहुंचा देगा। वालिद साहब ने मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त में मजबूत करते हुए कहा, जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर मुझे ये खबर जरूर सुनाना। मुझसे वादा करो। मैंने कहा, मियाँ जी, मैं वादा करता हूँ। वालिद साहब के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ दिया और आहिस्ता से बोले, जिस खेत में मैं अपनी बेटी की लाश छोड़ आया वहां जाकर फातिहा पढ़ना और ऊंची आवाज में कहना कि कुलसूम, अपने बाप को माफ कर देना, वो तुझे दुश्मनों की जमीन पर बेगोरो कफन छोड़ आया। वादा करो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मियाँ जी का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं वादा करता हूँ मियाँ जी, वादा करता हूँ। उसके साथ ही मियाँ जी की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। वालिद साहब से किए हुए दोनों वादे मेरे सीने पर लिखे थे। इन दोनों वादों को पूरा करना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया था। यही वो मिशन था जिसको लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था। छोटी बहन पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शहीद हुई थी। वहाँ फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाना, मियाँ जी का पैगाम उसकी रूह को पहुँचाना और अपनी जिंदगी जहाद कश्मीर के लिए वक्फ करना, ये सारी बातें यहाँ तो मैंने पूरी तफसील से लिखी हैं। लेकिन उस रात फतेह शाह बुखारी के मज़ार की कोठरी में मैं सैयद साहब के छोटे भाई को मैंने मुख्तसरन बयान की और उस शख्स का नाम लिया जिसके पास मेरे वालिद साहब ने कहा था, मज़ार का मतवल्ली बड़े शाह जी मुझे पहुँचा देंगे। ये कोई खास मुजाहिद था। मैं उसका असली नाम यहाँ नहीं लिखूंगा, आप जो चाहें उसका नाम रख लें। मैं उसे कमाल शाह बुलाऊंगा। सैयद साहब मेरी सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए। फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे अजीज, तुम बड़ा नेक मकसद लेकर पाकिस्तान से आए हो। जिन साहब का तुमने नाम लिया है मैं उन्हें जानता हूँ। वो कभी कभी रात के वक्त पुलिस वालों की नजरों से छुपकर मेरे बड़े भाई साहब को मिलने जहाँ आया करते थे। मैंने कहा, बस आप किसी तरह मुझे उनके पास पहुँचा दें। सैयद साहब कहने लगे, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हरदा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आया करते थे। उनके बारे में मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया था कि वो जबरदस्त मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। भारतीय फौज की कमांडो फोर्स में हुआ करते थे। वहां से रिलीज होने के बाद अब हरदा जिला होशंगाबाद के किसी करीबी जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बारे में बड़े शाह साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया था।
अब ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि वालिद साहब मुझे उस मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो के पास क्यों भिजवा रहे थे। जहाद कश्मीर में शरीक होकर शहीद होना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप फायरिंग करते हुए भारतीय फौज की किसी पोस्ट के सामने आकर खड़े हो जाएं। आपकी फायरिंग से कोई दुश्मन मरे या न मरे, दुश्मन की गोली आपको आकर लगेगी और आप उसी वक्त शहीद हो जाएंगे। आपकी शहादत में किसी को जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन इस शहादत का आज़ादी कश्मीर की तहरीक को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वो शहादत तहरीक के लिए बेहद मुफीद होती है जो दुश्मन को किसी फौजी ऑपरेशन के बाद जबरदस्त और दूर रस नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल की जाए। दुश्मन को ऐसा नुकसान मैं कमांडो बनकर ही पहुंचा सकता था, और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में शहादत की सआदत लिखी हुई है तो मैं ये शहादत कमांडो ऑपरेशन के साथ दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद ही हासिल कर सकता था। वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं जहाद कश्मीर में शामिल होने से पहले कमांडो की पूरी तरबियत हासिल करूं। इस मकसद के लिए उन्होंने कमाल शाह को मुंतखब किया था, जो मुझे मज़ार के मुतवल्ली सैयद साहब के तवस्सुत से ही मिल सकते थे। अब जब छोटे सैयद साहब ने मुझे बताया कि कमांडो कमाल शाह भारत के सूबा मध्य प्रदेश के हरदा जिला में किसी जंगल में रहते हैं, तो सूरत हाल मेरे लिए मजीद पेचीदा हो गई थी। मैंने सिवाय अमृतसर मुजेठ के इलाके के हिंदुस्तान का और कोई इलाका देखा ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश किस बला का नाम है और हरदा नाम का जंगल कहाँ है, मगर मैंने कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाने का दिल में फैसला कर लिया था। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश भी थी और मैं भी कमांडो बनकर काफिरों से अपनी छोटी बहन के खून का बदला लेना चाहता था। और अब तो हर वो लड़की जो मकबूजा कश्मीर में काफिरों के जुल्म सितम और तशद्दुद से शहीद होती थी, वो मुझे अपनी बहन कुलसूम ही लगने लगती थी। मैंने सैयद साहब से कहा, मैं कमाल शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब ने बाहर कोई आहट महसूस की होगी। उन्होंने मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गए और किसी सुराख में से बाहर देखा। फिर पीछे हटे और मुझे कहा, बरखुरदार इस वक्त रात काफी गुजर चुकी है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे आने से पहले बाहर न निकलना। सैयद साहब चले गए। बंद कोठरी में हब्स और गर्मी जरूर थी, यहाँ पंखा नहीं था, मगर चूंकि अभी गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कोठरी के थोड़े से हब्स और गर्मी ने मुझे ज्यादा देर तक तंग न किया और मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे सैयद साहब ने ही आकर जगाया। मेरा लिबास अभी तक सिवाय सब्ज टोपी और मलंगों वाला ही था। वो अपने साथ मेरे उतारे हुए कपड़े यानी जीन्स, पतलून, जैकेट और जॉगर शूज भी लाए थे। उन्होंने मेरे कपड़े एक तरफ रख दिए और कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम नाश्ते पर बात करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर खुली फजा में आया तो बड़ा अच्छा लगा। दिन काफी निकल चुका था। सैयद साहब मुझे एक दूसरी कोठरी में ले आए जिसका फर्श पक्का और छत भी ऊंची थी। अंदर एक पलंग बिछा था, 2-3 कुर्सियां और छोटी तपाई भी थी, जहां मैंने उनके साथ हलवे पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ते पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार की बातें करने लगे। कहने लगे, यहाँ वो बात नहीं जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ बराबर की हैसियत रखते थे, मगर अब यहाँ हिंदुओं के गुलाम हैं। हम चाहे कुछ कर लें, भारत की हुकूमत हमें हमेशा शक की निगाह से देखेगी। वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पाकिस्तान का जासूस समझती हैं। तुम पाकिस्तान के मुसलमान हर लिहाज से खुश नसीब हो। तुम एक आज़ाद मुल्क में रहते हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है, खा कैसी भी हुकूमत है मगर तुम्हारी अपनी हुकूमत है। तुम इस्लाम के रास्ते पर चलकर जिंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आला सरकारी ओहदे सिर्फ हिंदुओं के लिए वक्फ हैं। मुसलमान चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पूछता। नौकरी मिल भी जाती तो घटिया दर्जे की नौकरी दी जाती है। हम भारत के मुसलमान तो हमेशा पाकिस्तान की खैर सगाली की दुआएं मांगते रहते हैं। पाकिस्तान की वजह से थोड़ी बहुत हमारी भी जहां इज्जत बन जाती है। नाश्ते के बाद सैयद साहब कहने लगे, मैंने चाय के लिए कह दिया है, चाय पर असली बातें करेंगे। मैंने उनसे पुलिस के बारे में पूछा कि बाहर अब कोई खतरा तो नहीं। सैयद साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कुछ पता नहीं कि बाहर जो मलंग बैठे हैं उनमें से कोई खुफिया पुलिस वाला है। एक मलंग पर मुझे शक था क्योंकि उसकी शक्ल नई नई थी। वो चला गया है, इसलिए फिलहाल तो कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, यहाँ का थानेदार क्या नाम था उसका? शर्मा जी। हाँ, वो तो आपको मेरे बात परेशान नहीं करेगा। सैयद साहब सर को हल्का सा झटक कर बोले, हम चाहे कुछ कर लें, ये इंडियन पुलिस वाले कभी किसी मुसलमान पर एतबार नहीं करते। वो हमें हमेशा पाकिस्तान का जासूस ही समझते हैं। हालांकि तुमने खुद देख लिया है कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन शर्मा थानेदार को कभी यकीन नहीं आ सकता। हम भी उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते और फिर कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि तुम्हारी तरह से कोई पाकिस्तानी यहाँ आए और हमें उसे छुपाना पड़ जाए।
मेरे बड़े भाई यानी बड़े शाह साहब हुआ करते थे, तो उनसे मिलने कभी कभार वही कमांडो मुजाहिद साहब जिला होशंगाबाद के जंगलों से निकल कर आया करते थे। उन दिनों अमृतसर का एक सिख थानेदार हुआ करता था। एक बार वो उनकी बू लेता यहाँ आ गया था और बड़े शाह साहब से उसकी बाबत पूछगिछ की थी, मगर बड़े शाह साहब ने सिख थानेदार की खूब खबर ली थी और उसे ये कहकर मजार से निकाल दिया था कि अगर अब तुम यहाँ आए तो मैं दिल्ली सीधा पंडित नेहरू की बेटी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। बस उसके बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में एक लड़का चाय लेकर आ गया। चाय का दौर चलने लगा। लड़का चला गया तो सैयद साहब कहने लगे, तुम्हारी बात और है मियाँ, तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो। अगर जासूस होते भी तो खुदा की कसम है हम तुम्हें अपने सीने से लगाते। पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मगर तुम एक बुलंद तरीन मकसद लेकर यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे पासपोर्ट पर अमृतसर का भी वीजा लगा होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मगर चूंकि तुम्हारे पास दिल्ली का वीजा था और तुम वहां से छुप कर यहाँ आए हो, इसलिए कुदरती बात है कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लगी होगी। क्योंकि दिल्ली दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तानी दिल्ली का वीजा लगवा कर आते हैं पुलिस उनकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी दिल्ली से बाहर किसी शहर का रुख करे तो फिर वो उसे जासूस समझकर उसके पीछे लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, मगर तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ अब तुम्हें परेशान करने कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। मैंने मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, मुझे ये बताइए कि मैं मुजाहिद कमांडो कमाल शाह साहब के पास किस तरह पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब कहने लगे, मैं तुम्हें हरदा जिला होशंगाबाद तक पहुँचने का रास्ता तो बता दूंगा, मगर उसके आगे तुम्हें खुद कमाल शाह साहब की तलाश करना होगी। मुझे इतना जरूर मालूम है कि हरदा से कोई 10-11 मील दूर दरियाए जब्दा के किनारे साबिक रियासत इंदौर की हुदूद में गोयत नाम का एक गांव है। बस यहीं से वो जंगल शुरू होता है जिसके अंदर कहीं कमाल शाह साहब के लिए अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमने सुना है कि वहाँ वो खास कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को कमांडो की ट्रेनिंग देते हैं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद साहब जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर कोई औरत आई थी। सैयद साहब बाहर निकलकर औरत से कुछ देर बातें करते रहे, फिर अंदर आकर दरवाजा बंद करके मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, हरदा शहर जिसका आपने नाम लिया है ये कहाँ पर है और यहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी होगी। सैयद साहब ने कहा, मियाँ तुम हिंदुस्तान में बिल्कुल नए नए आए हो, अब तुम्हें क्या बताऊं कि मध्य प्रदेश कहाँ है और क्या है। भोपाल और बम्बई का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। मैंने ये नाम पाकिस्तान में अखबारों और रिसालों में पढ़े हुए थे। मैंने कहा, नाम जरूर सुने हैं, मगर मालूम नहीं कि ये शहर कहाँ पर वाक़ है। सैयद साहब कहने लगे, यहाँ से आदमी बम्बई जाए तो बम्बई भोपाल लाइन पर एक शहर आता है जिसका नाम हरदा है। ये जिला होशंगाबाद का बड़ा अहम शहर है और अनाज की बड़ी मंडी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी ठहरती है और एक्सप्रेस ट्रेन शायद थोड़ी देर के लिए रुकती है। बस तुम्हें यहीं जाना होगा। अमृतसर से तुम्हें हरदा का टिकट मिल जाएगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो खुद तुम्हें गाड़ी में बिठाएगा। आगे तुम्हें खुद एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अभी तक सैयद साहब को अपने वालिद की दूसरी वसीयत के बारे में बताया था कि मेरी छोटी बहन को सिख गुंडों ने फसादात में शहीद कर दिया था और मेरा बाप बेटी की लाश खेतों में जिस जगह छोड़कर मेरे साथ भागा था, मुझे वहां जाकर फातिहा भी पढ़ना है और अपनी शहीद बहन की रूह से वालिद साहब की तरफ से माफी भी मांगनी है। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बोले, ये बड़ा जज्बाती सा काम तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे सुपुर्द कर गए हैं। तुम्हारे पीछे पहले ही खुफिया पुलिस लगी हुई है। कहाँ खेतों में वो जगह तलाश करते फिरोगे। 12 साल गुजर गए हैं इस बात को। मालूम नहीं अब वहाँ खेत होंगे कि कोई बिल्डिंग बन गई होगी। मैंने कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत थी, मैं हर हाल में उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। अमृतसर शहर के इर्द गिर्द का सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है। जब पाकिस्तान बना तो मुझे उस वक्त काफी होश था। मैं वो जगह पहचान लूंगा जहाँ मेरे मियाँ जी ने मेरी बहन की लाश को जमीन पर रख दिया था। मैं उस वक्त उनके साथ था। सैयद साहब कुछ तजब्जुब में पड़ गए, सर हिलाकर बोले, बरखुरदार मैं तुम्हें वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो। मैंने कहा, मैं शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो जाऊंगा। मुझे वो जगह याद है, करीब ही रेलवे फाटक था और अमृतसर शहर के शरीफपुरे की आबादी शुरू हो जाती थी। सैयद साहब कहने लगे, अब शरीफपुरे का नाम सिखों ने सिंहपुरा रख दिया है। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो फिर आज शाम को वहाँ चले जाना, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। फरमाइए, मैंने पूछा। सैयद साहब ने कहा, अगर खुदा न करे तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछगिछ के वक्त हमारा नाम न लेना। मैंने कहा, आप यकीन रखें, पुलिस मुझ पर कैसा भी तशद्दुद क्यों न करे, मेरी जबान पर आपका नाम नहीं आएगा। सैयद साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सर को हिलाते हुए बोले,
بھائی تم یہاں کی پولیس کے تشدد سے واقف نہیں ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اور وہ سر جھکائے اٹھ کر چلے گئے۔ دوپہر تک میں اسی کمرے میں رہا۔ پھر سید صاحب آ گئے، کہنے لگے جتنا کچھ میں نے اپنے طور پر پتہ کرایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امرتسر پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ تم امرتسر سے نکل چکے ہو۔ اب ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کام تم آج شام ہی کر لو، مگر تمہارا اکیلے ہی جانا بہتر ہوگا۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں اسی کمرے میں رہا۔ جب سورج ڈوب گیا اور شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں سید صاحب کو بتا کر مزار سے نکل کھڑا ہوا۔ میں جینز اور جیکٹ والے لباس میں ہی تھا۔ مزار والے میدان کو پار کرنے کے بعد میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نالا آگے کی طرف جاتا ہے۔ اس نالے نے مجھے جی ٹی روڈ پر پہنچا دیا۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا، سڑکوں پر ٹریفک جاری تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر رام تلائی تک چلتا گیا۔ یہاں سے میں بائیں جانب ریلوے پھاٹک کی طرف ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی خفیہ پولیس والا میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر آ کر میں نے سامنے کی جانب دیکھا، جدھر آگے جا کر مجیٹھ جانے والی ریلوے لائن جاتی تھی۔ یہاں کھیتوں کی ایک تکون سی بنی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں ابھی تک کھیت ہی تھے، کوئی نئی بستی نہیں تھی۔ میں یاداشت کے سہارے ان کھیتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا جہاں سے میرے باپ نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کلثوم کا بازو پکڑ کر ریلوے لائن پار کی تھی۔ آگے جو چھوٹی سی کچی مسجد ہوا کرتی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ امرودوں کے باغ بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ آگے وہ کھیت آ گئے جہاں میرا باپ ہمیں لے کر بھاگا تھا، اور سامنے سے ایک گھڑ سوار سکھ گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس نے میری بہن کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ یہاں سے میرا باپ میری زخمی بہن کو اٹھا کر کھیتوں میں بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں روتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں میری پیاری بہن کی لاش ہم چھوڑ گئے تھے۔ پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ قیاس کر رہا تھا، کچھ اندازہ لگا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا ابھی گہرا ہو گیا تھا۔ کھیتوں پر رات کے اولین اندھیرے کی چادر سی پھیلنے لگی تھی۔ اچانک مجھے چنبیلی کے پھولوں کی سی مہک آئی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ادھر ادھر کسی کھیت میں چنبیلی لگی ہو اور اس کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ ادھر آ گئی ہو۔ میں نے دوسرے کھیت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو چنبیلی کی خوشبو تیز ہو گئی۔ بالکل اس طرح لگنے لگی جیسے کسی نے چنبیلی کے پھول میرے چہرے کے قریب کر دیے ہوں۔ میری چھوٹی بہن کلثوم بالوں میں چنبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی۔ میں وہیں ساکت سا ہو گیا۔ چنبیلی کی خوشبو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری شہید بہن کی روح میرے پاس کھڑی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یقیناً یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم کلثوم کی لاش چھوڑ گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کلثوم، میاں جی نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری میت پہ گور و کفن چھوڑ آیا۔ میری بہن مجھے بھی معاف کر دینا۔ اور میں روتے روتے وہیں کھیت میں بیٹھ گیا اور مٹی کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بار بار چومنے اور اپنی شہید بہن سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں دیر تک کھیت میں بیٹھا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے روتا رہا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا تو آہستہ آہستہ چلتا کھیت سے باہر نکل آیا۔ اس وقت چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چنبیلی کی خوشبو میرے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ جب میں ریلوے پھاٹک پر پہنچا تو چنبیلی کی خوشبو پہلے سے ہلکی ہو گئی۔ میں جی ٹی روڈ پر آیا تو چنبیلی کی خوشبو مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے اندھیرے میں ٹالیوں کے درخت کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، الوداع میری بہن، اب حشر کے روز ملاقات ہوگی۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔